जितनी हम लेट बच्चे करेंगे, बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम होने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। लेट टू लेट अगर मैं कहूँ तो 35 तक हमारी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। और शादी की जो आइडियल एज जो है वो आपकी 23 साल से लेके 25, 26, 27 तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए, और फैमिली जितनी जल्दी हो सके उतनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दो बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं रखना चाहिए। जब आप पीरियड्स रेगुलर इरेगुलर होते हैं तो ये आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है ये इंडिकेट करती है। तो जो नए कपल्स हैं, मेरा उनको यही सुझाव है कि वो अपना जो पहले कर चुके हैं ठीक है, लेकिन अभी भी वो शादी के बाद एक नई जिंदगी जब शुरू करने जा रहे हैं तो अपने आप को कंप्लीटली बदलें। कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, दर्दा लगन ही आते जावांगे, दर्दा लगन ही आते जावांगे, ऐसा वाला काम ना करें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पेन्स नहीं स्टार्ट हुई होती, फ्लोटिंग हेड होता है, उसमें पेन स्टार्ट ही नहीं होती, बच्चा अंदर ही लैटिन कर देता है। तो जो आपका डिसाइडेड टाइम आपको डॉक्टर ने बताया उस टाइम पे जरूर जाए। किट खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, प्रेगनेंसी हो जाती है और उनको बच्चा नहीं चाहिए तो अपने आप कहीं से भी लेके किट खा लेते हैं। चाहे हम कितना भी कहें कि ये बैन है, लेकिन ये आराम से मिलती है और खा लेते हैं। और कई लेडीज अपनी जान का रिस्क ले लेती हैं। वही आजकल ये भी देखने आ रहा है कि शादी के बाद बेबीज ही नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। तो इतने चक्कर लगाने के बाद कईयों की प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही। जब बीज ही सही नहीं बनेगा तो फल कहाँ से अच्छा बनेगा। अगर अच्छी औलाद चाहते हैं, हेल्दी बच्चा चाहते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों से, इन सब कुरीतियों से आपको बचना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर जो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है और दिख भी रहा है, ओवेरियन कैंसर, इन सब का डायग्नोसिस जो है वो आपकी पीरियड की इरेगुलरिटी से ही पता चल जाता है। और हर रसौली कैंसर नहीं होती, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बात यही है कि समय पे बीमारी को पकड़ना। हम बात कर लें मिनार्के से मीनोपॉज की। अगर जैसे ही बच्चा होता है, उसकी मेंसेस शुरू होते हैं, वहां से लेके मेंसेस बंद होने तक की जितनी समस्याएं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे वो 60 साल की लेडी हो, इस दौरान जो इस टाइम पीरियड में जो भी उसकी समस्याएं हो, पीरियड्स ना आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, ब्लीडिंग कम होना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, इरेगुलर पीसीओडी, मेनोरेजिया, व्हाटएवर प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, वो सब का इलाज हम यहाँ पे करते हैं। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਉੱਥੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਸ਼ੂਰ ਮੈਡਮ, ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੇਡੀ स्पेशलिस्ट ਜਿਹੜਾ ਕਿ महिला रोग ਜਿਹੜੇ विशेषज्ञ ने। स्वागत है मैम ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। सबसे पहला तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक लेडी के सिर पे लगभग सारा घर होता है। अगर एक लेडी बीमार हो जाए तो सारा सिस्टम घर का ही हिल जाता है। तो मैसेज यही है कि सबसे पहले हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज के बदलते परिवेश में, वातावरण में और इतनी फास्ट लाइफ में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हमें जरूर करना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात जरूर करनी चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कि व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली वेल, वो सब का इलाज हम यहाँ पे करते हैं, तो ही आप एक हेल्दी पर्सन को कह सकते हो। ऑब्वियसली इतने टाइट लाइफस्टाइल में, इतना टाइट टाइम शेड्यूल में यू हैव टू टेक केयर। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं। आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन से काम करने, कौन से काम हमने रात को निपटाने हैं और कौन से काम हमने सुबह पहले करने, इन सबको करना। और उसमें एक अपना डाइट का भी चार्ट बनाइए कि जो डाइट हम बिना गैस पे बनाए, बिना बहुत ज्यादा उसमें शोर शराबा किए हम बना सकते हैं, वैसी चीजें अपने खान पान में रखें। जैसे हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास ब्लैक चना अवेलेबल है, मूंगफली है, आपके पास बहुत सारे ऐसे जो मेवे होते हैं वो होते हैं। तो आप अपने डाइटिशियन से मिलके या आप अपने डॉक्टर से मिलके कुछ ऐसी रेसिपीज तैयार कर सकते हैं जो जिसमें आपको बनाने में टाइम ना लगे, दैट यू कैन कंज्यूम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कभी भी घर से बिना खाए ना जाएं, ब्रेकफास्ट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए।
जब आप ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो आपको सारा दिन घर में और बाहर दोनों तरफ आपको थकान लगेगी और आपकी एनर्जी लो रहेगी। चाय का कप लिया, 2 रस लिए या बिस्कुट लिए या ब्रेड बन लिया, निकल के कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। उस चीज़ का फ्यूचर पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आपका शरीर बना है वो न्यूट्रिएंट से बना है। जब तक आपके शरीर के सारी चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आपके हार्मोन सही नहीं निकलेंगे। और ये तो हो गया फिजिकल। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो जो स्ट्रेस हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नेगेटिव हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जो सैड हार्मोन जिसको हम बोल सकते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से भी जो हार्मोन नहीं बनना चाहिए वो इंड्यूस हो जाता है और जो हैप्पी बनना चाहिए वो नहीं बनता है। तो उसका डायरेक्ट असर हमारे लाइफ पे पड़ता है, हमारी मेंटल पे पड़ता है, मेंटल स्टेटस पे पड़ता है, और तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी पे पड़ता है। और लेडीज के जो हार्मोन सिस्टम पीरियड्स जो हैं वो इसकी वजह से इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, बोथ बिकॉज ऑफ दिस डाइट दैट शी इज नॉट टेकिंग प्रॉपरली एंड द स्ट्रेस दैट शी इज नॉट मैनेजिंग प्रॉपरली। तो ये दोनों चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ शूर हॉस्पिटल में हर तरह की जानकारी प्रदान करते हैं, हर पेशेंट को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, किसको क्या रिक्वायरमेंट है हम उनको बताते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। पहले माँ-बाप क्या करते थे, ब्रेकफास्ट बनाने के वक़्त परोंठे खिलाते थे। तो आजकल क्या होता है, ब्रेड सैंडविच खा लिया, मैगी पास्ता खा लिया। तो अगर छोटे-छोटे बच्चों को हम ये अपना लड़कियों की काबा अगर बात करते हैं, लड़कियों को ब्रेकफास्ट मैगी पास्ता वगैरह दे रही हैं या रस चाय दे रही हैं, ब्रेड बन दे रहे हैं, ऐसे कुछ, वो उनके फ्यूचर पे किस तरीके से के इफ़ेक्ट डालेगा? अभी जैसे देखो, पहले मिनारके होता था 13-14 साल में, अब जो मैंने पिछले 5 सालों में ट्रेंड देखा है, अब 9 से 10 साल की लड़कियों में मिनारके शुरू हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही सब है, जो हम पैक्ड फूड खाते हैं। पैक्ड फूड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हार्मोन को बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा देती हैं। तो उस पैक फूड को तो स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पास्ता, दिस इज नॉट आवर फूड। हमेशा अपना लोकल फूड खाना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी जो होती है वो लोकल फूड के लिए बनी होती है। सेकेंड इज सीजनल फूड खाना चाहिए, जो सीजन में पैदा हो रहा है उसी को खाना चाहिए। सर्दियों में अगर गर्मियों का खाना खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होएगी, गर्मियों में सर्दियों का खाना खाओगे तो भी प्रॉब्लम होएगी। माँ की दाल होगी, ये सब चीजें जो होती हैं, जैसे हम खाते हैं पूरा साल खाते हैं, पूरा साल पनीर खाते हैं, पूरा साल मशरूम खाते हैं, दैट वी शुड नॉट ईट, बिकॉज दीज आर द हैवी थिंग्स, और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। गर्मी के दिन में थोड़ा लाइट खाओ, सर्दी के दिन में थोड़ा हैवी खाओ। तो ये जितना ज्ञान जो हमारे बुजुर्गों के पास था उनसे लेके हमें इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। जब 9-10 साल में मीनारके हो गए तो ऑब्वियसली है कि उसकी एग क्वालिटी खराब होएगी, बच्चे को जल्दी मेच्योरिटी आ जाएगी, फिर आगे उसको फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी, और उसी तरह से मिनोपॉज भी जल्दी हो जाएगा। तो मिनोपॉज जल्दी होगा, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल। सो अपना लाइफस्टाइल जरूर करेक्ट करें, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। बट प्लीज 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 ये मैगी पास्ता वाले कल्चर से बाहर आए और अपना भोजन जो है वो बैलेंस थाली बना के अपने बच्चों को दें। मैं माओं को भी कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी मेहनत आप जरूर करें और अपने बच्चों को हेल्दी फूड बना के घर पर ही खिलाएं। वही आपने डाइट की बात की। डाइट में ये होता है कि जब आजकल ये भी देख रहे हैं कि लड़कियां जो होती हैं, खास करके जब स्टडी के बाद जॉब शुरू कर देती हैं, तो उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर भी चेंज होता जा रहा है। वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की ओर भी जा रही है। इस चीज का लेडीज की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स, हर लड़की को मेंसेस की प्रॉब्लम 3 महीने में आना, 4 महीने में आना, या इरेगुलर मेंसेस होना, ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा। अब तो पीसीओडी का नाम भी उन्होंने पीएमओएस कर दिया, बिकॉज इट्स अ टोटल मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दैट मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये तो क्लियर ही हो गया, इट्स नॉट ओनली द ओवरी प्रॉब्लम बट इट इज ऑल द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। रही बात ड्रिंकिंग की और स्मोकिंग की, तो इससे क्या होता है कि फीमेल बॉडी इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी होती है। तो जब आप फर्टिलिटी टाइम में जाते हैं और कंसेप्शन में जाते हैं, बच्चा पैदा करने की एज में जाते हैं, तो आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी आने की संभावना मोर देन 50% हो जाती है। सो जब भी कंसेप्शन करना है, प्रेगनेंसी करनी है, उसके पहले आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बाकी स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, सबका क्या नुकसान होता है ये तो सभी को पता है, लेकिन आने वाले बच्चे पे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो जीन ओवम की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, जो एग की क्वालिटी है। तो जब बीज ही सही नहीं बनेगा तो फल कहाँ से अच्छा बनेगा। तो अगर अच्छी औलाद चाहते हैं, हेल्दी बच्चा चाहते हैं,
तो आपको इन सब बीमारियों से, इन सब कुरीतियों से आपको बचना पड़ेगा। वही आजकल ये भी देखने आ रहा है कि शादी के बाद बेबीज ही नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ करवाना पड़ रहा है। तो इतने चक्कर लगाने के बाद कईयों की प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही। तो उनके पीछे क्या मेजर रीजन सामने आ रहे हैं? इसमें दोनों के रीजन है, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों में इनफर्टिलिटी रेट इसीलिए बढ़ रहा है। एक तो जो हमारा नाइट कल्चर शुरू हो गया, रात को देर रात जागने से हार्मोन जो है वो सही नहीं बनते, बॉडी अच्छे से रिपेयर नहीं होती, तो जो ग्लैंड सिक्रीट करती हैं वो टोटल अमाउंट में हार्मोन को पैदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है। जैसे हम पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो एक प्रॉपर ग्रोथ करता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो ओवा और स्पर्म है उसकी भी एक प्रॉपर साइक्लिंग होती है कि कैसे वो छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। नेचर ने एक पूरा साइकिल बनाया होता है। तो वो जब हम नेचुरल सार्केडियन साइकिल को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जब हम उल्टा साइकिल कर देते हैं, तो समझ लीजिए जब हम नाक को इधर से पकड़ना इजी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा इधर से पकड़ लें, तो डिस्टर्बेंस तो होएगी ना। द सेम विद द बॉडी। तो जो एग क्वालिटी है वो खराब हो रही है और जो स्पर्म क्वालिटी है वो खराब, इवन की काउंट भी 20 से 30 मिलियन लोगों के आ रहे हैं, जबकि वो 150 मिलियन के करीब होना चाहिए। 120 से 150 मिलियन। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत अच्छी अर्ज होनी चाहिए, आप हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू ऑल द लाइफस्टाइल, लेट नाइट कल्चर, पार्टी कल्चर, ऊट पटांग खाना, इसकी वजह से ये हो रहा है और कोई कारण नहीं है। तो कृपया करके इन सब चीजों से वापस आए, नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल डजंट मीन ओनली फूड, इट मीन्स कि आप सुबह कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कौन से मेंटल स्टेटस में रहते हैं, क्या आप हर टाइम बेकार की किताबें पढ़ते हैं, बेकार का रील्स देखते हैं, आप पॉन्स देखते हैं। तो इन सब चीजों से आपका जो लाइफस्टाइल है वो सब डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप वही अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, आध्यात्मिक चीजें पढ़ते हैं और अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, या कुछ खेल खेलते हैं आप जिससे आप खुश रहते हैं, तो आपके जो हार्मोन है वो अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप करते हैं। तो जो नए कपल्स हैं, मेरा उनको यही सुझाव है कि वो अपना जो पहले कर चुके हैं ठीक है, लेकिन अभी भी वो शादी के बाद एक नई जिंदगी जब शुरू करने जा रहे हैं तो अपने आप को कंप्लीटली बदलें। अगर आपको बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वी शुड थिंक ऑन दैट व्हाई दे आर टेलिंग अस। आप गूगल कर लें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, हर कोई आपको यही बताएगा दिस इज गुड, बिकॉज इसमें आपके अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वही ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है, पुराने टाइम की बात करते हैं तो लेडीज जब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता था, घर का काम भी करती थी, तो नॉर्मल लाइफ जो सस्पेंड होती थी। आजकल इन चीज़ों की ओर ये होता है कि लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है, घर का काम बिल्कुल बंद हो जाता है कि नहीं जी ये प्रेग्नेंट है। क्या उस सिचुएशन में घर का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। कई प्रेगनेंसी तो बहुत सूदिंग होती हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और कई प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमें पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखना पड़ता है। तो डॉक्टर जैसे आपको सलाह देते हैं वैसा करें। जैसे आप जानते हैं कि अब फिजिक वैसा नहीं रह गया, बिल्ट ऐसी नहीं रहेगी, तो उसी हिसाब से प्रेगनेंसी भी वैसी अब नहीं रहेगी। अगर हम सोचें कि पुराने स्टाइल से ही आज की जनरेशन प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ना तो उनकी मसल बिल्टअप है, ना वैसा खाना पीना है, ना खुराक है। तो ऑब्वियसली जो 9 मंथ का जो हमारी जर्नी है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जिस तरह से वो आपको बताते हैं, जो खान पीन बताते हैं, जितना रेस्ट बताते हैं, उतना आप अवश्य करें, और जैसे भी आपको जो भी टेस्ट बताए जाते हैं वो आप जरूर करें। कई लोगों की बहुत सारे हैं कि प्रेगनेंसी में अगर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, तो लोग बोलते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया था, अब ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे जो भी आपके सवाल मन में होते हैं, आप अपने डॉक्टर से जाके पूछें कि क्या इनको रेस्ट की जरूरत है, अपने आप डॉक्टर आपको बताएंगे। रहेगी बात की, मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ता है। वाई? बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडी की बॉडी है उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं और मेंटल चेंजेस भी आते हैं। फिजिकल चेंजेस, जो हार्मोन इतने निकलते हैं उसको परेशान करते हैं, उसको वॉमिटिंग्स, डिप्रेशन, इरिटेशन, खाना ना खाना, उल्टी आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। और पूरी फैमिली उस बच्चे को सपोर्ट करे, उसको समझाए, उसकी केयर करे, तो ये प्रेगनेंसी में जो ये समस्याएं होती हैं बहुत बहुत हद तक
ये टैकल हो जाती हैं जब हमारे पास पूरी एक सपोर्टिव फैमिली होती है, प्लस अपने डॉक्टर की सलाह लें तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही सुखद जाने वाली है। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰਜਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? अगेन ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ क्वेश्चन ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया कि अभी बिल्ट चेंज हो गई है। अब शादी की एज पहले कहाँ 16 साल 18 साल होती थी, अब है 30 32 35 इवन 40s 40 में भी शादियां हो रही हैं। और वो मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो 40 में आके कहते हैं हमारी अभी दूसरी शादी हुई है या पहली शादी हुई है एंड वी वांट किड्स। तो बहुत टफ हो गया हम डॉक्टरों के लिए भी कि 40 के एज में जब आप मिनोपॉज की तरफ जाते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। हाउ कैन वी डिलीवर नॉर्मल चाइल्ड? हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और दिस इज द रीजन कि जब हम हमारी एज बढ़ जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी है मसल्स की वो बहुत कम हो जाती है। दिस इज द मेन रीजन। तो जहाँ भी हमें इंडिकेशंस होता है कि अगर वो कॉमन जो नॉर्मल डिलीवरी का जो टाइम है अगर उसे एक्सीड कर रहा है या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, मदर पेन्स बियर नहीं कर रही, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, देयर आर सो मैनी रीजंस टू फॉर द सिजेरियन। और आजकल तो वैसे भी बच्चे इतने सॉफ्ट हो गए हैं, इतने सोल जिन्हों आप पंजाबी च कह लिए सोल हो गए हैं कि दे डोंट वांट टू बियर द पेन, क्योंकि कहते हैं ये टफेस्ट पेन होती है। तो कई बारी हमें वो लोग भी कहते हैं कि हमें सिजेरियन ही चाहिए, इसलिए हमें करना पड़ता है। डॉक्टर तब तक सिजेरियन नहीं करते जब तक इंडिकेटेड नहीं होता। लेकिन कब इंडिकेशन हो जाएगी दैट यू डोंट नो। मान लीजिए हम डिलीवरी नॉर्मल में सब कुछ सही जा रहा है और बच्चा एकदम से लैटिन कर दे, उसकी हार्ट रेट एकदम डाउन हो जाए, तो आपको डॉक्टर बोलेगा सिजेरियन करने के लिए। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि फेथ इन योर डॉक्टर, आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर कभी भी, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अपने पेशेंट का नुकसान नहीं चाहता। और सिजेरियन और नॉर्मल के बहस में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। इफ यू हैव नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर पूरी ट्राई करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सिजेरियन की सलाह देते हैं और यू शुड गो अकॉर्डिंग टू देम। यही मेरी सलाह है। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ चाहूंगी कि जितनी हम लेट बच्चे करेंगे, बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम होने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। डाउन सिंड्रोम होने की बहुत सारी संभावना होती हैं और भी कई सारी जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावनाएं होती हैं। तो वी शुड कंप्लीट आवर फैमिली लेट टू लेट अगर मैं कहूँ तो 35 तक हमारी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। और शादी की जो आइडियल एज जो है वो आपकी 23 साल से लेके 25 26 27 तक आपकी मैरिज हो जानी चाहिए और फैमिली जितनी जल्दी हो सके उतनी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। 2 बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रखना चाहिए। उसका कारण ये है कि बच्चों की जो परवरिश होती है, दोनों बच्चों के बीच आपस में कॉपरेशन नहीं बन पाती। तो इसकी वजह से भी आइडियल डिफरेंस जो होता है वो 3 साल का होता है। तो अपनी फैमिली जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करें और अपने परिवार का आनंद उठाएं। ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? नहीं देखो, पहला भी इदा के केस होंगे सी, पहले हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे, पहले डॉक्टर्स नहीं थे। आप लोग सुनते होंगे कि एक लेडी के 10 बच्चे थे, उसमें से 5 की डेथ होगी और 5 बच गए, लेडीज मर गई, उसकी मदर बचपन में मर गई, डिलीवरी होते मर गई। अब उन सब चीज़ों से हम मुक्त हो चुके हैं बिकॉज हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी बीमारियों का तो अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है।
कई अल्ट्रासाउंड में ऐसे बच्चे जो बने होते हैं जिनका मुंह ही नहीं बना, जिसकी पीठ नहीं बनी, जिसके लंग्स नहीं बने, ऐसे बच्चों का पहले पता नहीं चलता था और लेडी को 9 महीने उसको ढूंढना पड़ता था, और जब डिलीवरी होती थी तो देखा जाता था कि भाई ऐसा बच्चा है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम पेट के अंदर भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पेट के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ यूज करांगे फिर तो बहुत बढ़िया जी, लेकिन मोबाइल को जब हम रीलें स्क्रॉल करने के लिए, उसमें कुछ भी आ रहा है, लगातार 3 घंटे बैठ के, 2 घंटे बैठ के आप एक जगह बैठ के रील को स्क्रॉल करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपका फोकस डिस्टर्ब होता है। एंड वट एवर मैटर, वट एवर द कंटेंट यू आर वॉचिंग, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेंट देखते हैं। किसी भी, ये इतना बड़ा संसार है, इस संसार में सब कुछ है, इस संसार में मोती भी है और जहर भी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू कलेक्ट व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। मेरे पास भी मोबाइल है, मुझे कंटेंट चाहिए, मैं ज्ञान की चीजें देखती हूँ, मुझे कुछ नॉलेज चाहिए, जस्ट पुट ऑन चैट जीपीटी में पूछती हूँ, वट एवर, हमें कोई केस देखना है, पेशेंट के हैं, तो वी यूज फॉर दैट। जब आप किसी भी चीज का मिस यूज करते हैं तो असर तो डालेगा। ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। और पेशेंट्स ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? देखो, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ह्यूमन है उससे ऊपर किसी का दिमाग नहीं है। चैट जीपीटी, यूट्यूब, सब किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो जब आपके पास एक ह्यूमन फॉर्म अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनीथिंग। हाँ, नॉलेज लेनी है, आप लीजिए। अब नॉलेज लेके पेशेंट आता है, हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कई बार पेशेंट कहता है मैडम ये किसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए। मैं फिर उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर तो आप गूगल देख के आए हो, देन यू गो एंड टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम गूगल बाबा। आप उनसे फुल ट्रीटमेंट करा लें, नो नीड टू कम टू मी। लेकिन अगर आप मेरे पास आए तो आप मेरे पे फेथ रखिए। हम कई कागज काले करके तो आए नहीं। एक डॉक्टर सारी उम्र लगा देता है पढ़ने में। हाउ कैन यू चैलेंज हर, हाउ कैन यू चैलेंज हिम कि डॉक्टर को ज्यादा नॉलेज होगी या पेशेंट को ज्यादा नॉलेज होगी। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪਲੱਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जब भी आपने हॉस्पिटल जाना है, जब आपको पता है कि अब हमारा डिलीवरी का टाइम है, तो आप अपना एक बैग तैयार कर लें जिसमें आपके ज़रूरी कपड़े, बच्चे के लिए कुछ सामान जैसे उसका टॉवेल हो गया, डाइपर्स हो गया, ये सब चीज़ें रख लें। छोटी मोटी अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप अपना ज़रूर रख लें। दूसरी बात कि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे वो फुली इक्विप्ड है कि नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की है कि नहीं, सारी सुविधाएं, आईसीयू है कि नहीं, ओटी है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। और जब आपको डॉक्टर बुलाएं कि अगर आपने सुबह आना है, रात को आना है, जब भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर जाएं। ये मैं आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में बैठे रहते हैं, दर्दा लगन ही आते जावांगे, दर्दा लगन ही आते जावांगे, ऐसा वाला काम ना करें। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पेन्स नहीं स्टार्ट हुई होती, फ्लोटिंग हेड होता है, उसमें पेन स्टार्ट ही नहीं होती, बच्चा अंदर ही लैट्रिन कर देता है। तो जो आपका डिसाइडेड टाइम आपको डॉक्टर ने बताया उस टाइम पे जरूर जाएं और ये अपनी छोटी सी तैयारी करके जाएं। आजकल हॉस्पिटल में सब कुछ अवेलेबल होती हैं तो इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो यही मेन चीज़ है कि आप अपनी ज़रूरी सामान साथ में लेके जाएं और हॉस्पिटल फुल इक्विप्ड हो। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਥਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिलेड मेंसेस जिसको हम पीसीओडी, पीएमओएस भी बोल सकते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट विद लाइफस्टाइल, फूड, क्या क्या खाना है और प्लस मेडिसिन ये प्रोवाइड की जाती है। एक यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगी, जो पीरियड्स होते हैं वो किसी भी फीमेल के
जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और उसकी फेमिनिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप पीरियड्स रेगुलर इरेगुलर होते हैं तो ये आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है ये इंडिकेट करती है। कम आते हैं तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा आते हैं तो भी प्रॉब्लम है, इन बिटवीन आते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। तो पीरियड्स में आने वाली कोई भी समस्या को आप इग्नोर ना करें। कई बारी क्या होता है कि कोई कोई लेडीज ऐसी आती हैं बहुत दिनों से स्पॉटिंग हो रही है, इन पीरियड्स के बीच में दाग लगता है, जिसको वो लोग जिस प्रॉब्लम के साथ आते हैं, मैडम बड़े दिनों से दाग लग रहा है थोड़ा थोड़ा पीरियड्स के बीच में, और उसको वो इजी ले लेते हैं। दैट शुड नॉट बी टेकन इजी, इट कैन बी द कॉज ऑफ एनी कैंसरस कंडीशन डेवलपिंग इन योर यूट्रस, कि आपके बच्चेदानी में या आपकी अंडेदानी में या कहीं भी आपके जो पेल्विक एरिया उसमें कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, उसका भी एक कारण हो सकता है। तो पीरियड्स के दौरान कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो तो घबराएं मत, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और डायग्नोज कराएं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है और दिख भी रहा है, ओवेरियन कैंसर, इन सब का डायग्नोसिस जो है वो आपकी पीरियड की इरेगुलरिटी से ही पता चल जाता है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई है, उसके बाद भी आपको स्पॉटिंग हो रही है साल बाद 6 महीने बाद, उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। लोग देते अरे बंद हो गए हैं कोई बात नहीं, बीच में आ गए हैं, नो, इट शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। और फिजिकल कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना बहुत इजी हम लोग ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, इजी काम है। नो, इट कैन बी इट कुड बी द साइन ऑफ अ बिग डिजीज, बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है, जो आपको डॉक्टर के साथ मिलके ज़रूर पता करना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि उसका इलाज सही समय पे किया जा सके और आपकी लाइफ को बचाया जा सके। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਦਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਸੌਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? रसौली बहुत तरह की होती है। बहुत सारे लोग तो फंक्शनल फिजियोलॉजिकल रसौली को ही रसौली मान के घबरा जाते हैं। तो मैं अगेन यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस में आया है, आपको किसी ने बोला है रसौली है, तो अपने आप इलाज नहीं करना, या कहीं भी मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी दवाई लेके नहीं खा लेनी। उसका आपने डॉक्टर के पास जाना है और डायग्नोस कराना है। रसौलियाँ कई नॉर्मल होती हैं, कई एबनॉर्मल भी होती हैं। तो जो एबनॉर्मल रसौली होगी उसका इलाज आपको डॉक्टर बताएंगे। जो मैंने बताया सिम्टम्स की, पीरियड्स का इरेगुलर होना, स्पॉटिंग होना, पेट में दर्द होना, पेट का बहुत बड़ा होते जाना, ये सब चीज़ों से आपको पता चलता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की रसौली आपने उसको इग्नोर नहीं करना और अपने डॉक्टर के पास जाना। और हर रसौली कैंसर नहीं होती, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात यही है कि समय पे बीमारी को पकड़ना, समय पे बीमारी को पकड़ के डायग्नोज करके उसका इलाज करना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि बहुत सारे लोग किट खा लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के प्रेगनेंसी हो जाती है और उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो अपने आप कहीं से भी लेके किट खा लेते हैं। चाहे हम कितना भी कहें कि ये बैन है, लेकिन ये आराम से मिलती है और खा लेते हैं। और कई लेडीज अपनी जान का रिस्क ले लेती हैं। वो कैसे कि कई बारी क्या होता है कि जब हम डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं तो वो ट्यूब में ही बच्चा होता है और किट खा लेने से वो बच्चा वहीं रप्चर हो जाती है, वहीं जो ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। पेट में अचानक दर्द होता है तब भी लोग नहीं आते। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, पेशेंट बेहोश होने लगता है, बहुत पेनफुल हो जाता है, तब लोग आते हैं। तब हमें एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बड़ी सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो कृपया करके जब भी आपको प्रेगनेंसी हो, आपको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही दवाई खाएं। सेकेंड थिंग, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये हाईली कैंसरस होती हैं, बहुत ज़्यादा डोज इनकी आपके सारे शरीर को खराब कर सकता है। मैं ये सिर्फ बताना ही नहीं चाहूँगी, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लेडीज से कि कृपया करके कभी भी प्रेगनेंसी होने पे अपने आप किट ना खाएं, डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी काम करें।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? शूर हॉस्पिटल में रेगुलर गायनी ओपीडी है 11 to 4। डॉक्टर गायत्री शूर मैं खुद देखती हूँ। हमारे हॉस्पिटल में गायनी एंड ऑप्स के रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटी है। सबसे पहले तो हम बात कर लें मिनारके से मीनोपॉज की। अगर जैसे ही बच्चा होता है उसकी मेंसेस शुरू होते हैं, वहाँ से लेके मेंसेस बंद होने तक की जितनी समस्याएं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो, चाहे वो 60 साल की लेडी हो, इस दौरान जो इस टाइम पीरियड में जो भी उसकी समस्याएं हो, पीरियड्स ना आना, पीरियड्स का ज़्यादा आना, ब्लीडिंग कम होना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना, इरेगुलर पीसीओडी, मेनोरेजिया, व्हाटएवर प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, वो सब का इलाज हम यहाँ पे करते हैं। एंटीनेटल चेकअप, प्रेगनेंसी होने पे, प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने का प्रॉपर चेकअप किया जाता है। प्री नेटल काउंसलिंग, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप बच्चा करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें, उन सब की प्लानिंग, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब का गाइड हम करते हैं। डिलीवरी ऑब्वियसली, उसके बाद डिलीवरी, सिजेरियन, पेनलेस डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके बाद आ जाती है गायनी की प्रॉब्लम्स। गायनी में जितने भी तरह की आप, जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में रसौली बोलते हैं, जितनी तरह की रसौलियाँ हैं जो लोग किसी को अगर हुई है तो उन सब का इलाज, ऑपरेशन, दूरबीन और नॉर्मल दोनों तरह से, बच्चेदानी के, अंडेदानी के, जितने तरह के कैंसर्स हैं उन सब की सर्जरी, उनका इलाज, कीमोथेरेपी, कहने का मतलब कि A to Z सारी ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी इन गायनी, ब्रेस्ट एगमेंटेशन, हाइमेन मेम्ब्रेन रिपेयर, और भी जितनी तरह की, जितनी भी आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है, दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। ब्रेस्ट में कोई कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा हो गया है, सब चीज़ की, हर तरह की बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ शूर हॉस्पिटल 24/7 आपको प्रदान करता है। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਾਇਤਰੀ ਸ਼ੂਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ करना होवे? शूर हॉस्पिटल खजाना गेट, बिल्कुल गेट पे ही है। जैसे ही आप खजाना गेट आते हैं तो सामने ही बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप गूगल मैप में भी डालोगे तो आपको बहुत इजीली हमारा रास्ता मिल जाएगा, बिल्कुल मेन रोड पे ही है शूर हॉस्पिटल, खजाना गेट, अमृतसर। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू, धन्यवाद।